हाय एवरीवन, आप सबके बीच में सॉलिड स्टेट का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं लेकर आ चुका हूँ सेकंड पार्ट। ठीक है, देखो मैं जितना पढ़ा मैं क्वेश्चन से बहुत कम बता रहा हूँ, बट जो बता रहा हूँ इस टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे इस बार। ठीक है, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो मैं मेथड्स बता रहा हूँ ना, इसी मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे। ठीक, बस मेरा मेथड सीख लो एक एक क्वेश्चंस पे। ठीक है, और मेथड सीखने के बाद उसमें जाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ऑन द स्पॉट, यू क्रैक इट, आप उसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक, अब देखो आज जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हारा सॉलिड स्टेट का ही है और ये डिफरेंट टाइप का, उसे थोड़ा हट के है। ठीक, जो क्वेश्चंस बताया हूँ मेथड, अभी इस मेथड के अकॉर्डिंग इस तरह कोई क्वेश्चंस आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। इसमें देखो टेम्परेचर दे दिया है, लड़के डर जाएंगे कि टेम्परेचर कैसे सॉल्व होगा। देख यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ एक्साइबिट बीसीसी स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। देखो रूम टेम्परेचर इसमें आ गया। अब जब लड़के एग्जाम में इसको देखेंगे तो डर जाएंगे, टेम्परेचर वाला तो अभी तक पढ़े नहीं है, नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बीसीसी स्ट्रक्चर ना, तो बीसीसी स्ट्रक्चर बोला है तो पहले लिख दो सॉल्व, और लिखने के बाद यहाँ बीसीसी बोला है तो बीसीसी स्ट्रक्चर लिख लो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर ओके। अब देख क्या बोल रहा है, एट रूम टेम्परेचर एबव 900 डिग्री सेल्सियस इट ट्रांसफॉर्म टू बीसीसी स्ट्रक्चर। मतलब इतना से एबव, मतलब क्या बोल रहा है, एट रूम टेम्परेचर पे ये था, बीसीसी था, जब टेम्परेचर इतना किया गया तो इसका किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, ये एफसीसी में कन्वर्ट हो गया। किस में, एफसीसी। मतलब टेम्परेचर जब मैं इंक्रीज किया तो ये बीसीसी किस में कन्वर्ट हुआ, एफसीसी में कन्वर्ट हुआ। यानी इसमें लिख लो एफसीसी स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर ओके। अब सुन क्या बोल रहा है, कह रहा है द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू डेट एट 900 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियाई आयरन रिमेन कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि अगर मैं देखूं रेशियो ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी बोल दिया एक वर्ड, रेशियो ऑफ डेंसिटी। तो जब डेंसिटी बोल दिया तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट आपको पढ़े होगे, आप नहीं पढ़े हो तो बता दे रहा हूँ, जब पढ़ोगे आप सॉलिड स्टेट तो उसमें डेंसिटी का फार्मूला होता है, तो फार्मूला मुझे आना चाहिए। तो मैं कहता हूँ ना कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूले आने चाहिए, टेक्निक्स आने चाहिए। अब देखो डेंसिटी बोल दिया ना आयरन का, तो डेंसिटी बोला है तो डेंसिटी इक्वल टू होता है Z/m/A³Na। ये फार्मूला होता है डेंसिटी का, इन सॉलिड स्टेट के अंदर डेंसिटी का फार्मूला होता है, और इस फार्मूले को आपको रिमेंबर करके एग्जाम में जाना होगा। अगर आप इसे याद नहीं करते हो तो डिफेक्ट तो तुमको पड़ेगा ना, इफेक्ट हमको क्या, हम तो पढ़ा देंगे ना बस। अब देखो डेंसिटी इक्वल टू Z/m/A³Na, वेयर जो Na आप देख रहे हो ना, ये रो है ना, इसको बोलते हैं हम डेंसिटी, इसे हम बोलते हैं डेंसिटी। ये जो Na आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर इसे बोलते हैं। ओके, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, तो 6.023 10⁻23 होती है। ओके, और ये जो तुम्हारा जेड दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं जेड को बोलते हैं, इधर लिख रहा हूँ, जेड को अपन बोलते हैं इफेक्टिव नंबर। जेड को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम बोलते हैं जेड को। और सुनो ये सब हमें सीखना पड़ेगा। ठीक, अब इसको इफेक्टिव नंबर ऑफ एम को क्या बोलते हैं, मोलर मास। एम तुम्हारा बोल रहा है मोलर मास। अब देख मुझे मालूम चल गया डेंसिटी का फार्मूला, और डेंसिटी के फार्मूले के अंदर जितने भी ये सब हैं, जेड क्या है, एन क्या है, एम क्या है, ए क्यू क्या है, ये सब जान गए। ए क्या है तुम्हारा, तो जो ए देख रहे हो ना इसको बोलते हैं एज लेंथ, एज लेंथ इसे बोलते हैं। ओके, ए को बोलते हैं एज लेंथ। अब मुझे ये सब कुछ मिल गया, सब कुछ मालूम चल गया। ठीक, अब यहाँ पे दो वर्ड दे दिया है, बीसीसी स्ट्रक्चर और एफसीसी स्ट्रक्चर। लेकिन बीसीसी से एफसीसी बनने में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि एक आयरन एटम ले लो, मॉलिक्यूल कुछ भी, मतलब आयरन का मैं एटम ले रहा हूँ। अब आयरन एटम है तो उसका इसमें क्वेश्चन में दिया है एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है कि मोलर मास और एटॉमिक रेडियाई आयरन रिमेन कांस्टेंट रखना है मोलर मास, यानी मोलर मास को कांस्टेंट करना है। कहाँ, ये कांस्टेंट। अब मोलर मास कांस्टेंट हो गया। अच्छा, रेडियाई भी कांस्टेंट बोला है तो हम जो एज लेंथ है इसको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, यानी एम कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब देखिए जो एन है ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, देखो ऑलरेडी कांस्टेंट है, यानी मुझे क्या मिल गया, मुझे ये मिल गया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस कि मुझे ये मालूम चला कि डेंसिटी इक्वल टू होता है Z इंटू M/A³Na अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या मिल गया, हमको ये मालूम चला कि m मतलब मोलर
मोलर मास एंड रेडियाई, मतलब रेडियाई उसमें बोला है तो अपन साइड के फार्मूला होता है तुम्हारा कि जो रिलेशन होता है ए में और आर में। तो समझो यहाँ पर समझो आर कांस्टेंट है तो ए भी कांस्टेंट होगा, ए भी क्या होगा कांस्टेंट। रिलेशन अभी बताऊंगा मैं ए का और रेडियाई का दोनों का रिलेशन, तो ए भी क्या होगा कांस्टेंट। अगर ए कांस्टेंट है, मोलर मास कांस्टेंट है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए। देखो बचा कौन, जेड और एन है, तो जेड कांस्टेंट नहीं होगा, एफसीसी के लिए अलग होगा, बीसीसी के लिए अलग होगा, जितने भी बनते हैं एफसीसी बीसीसी पीसीसी सबका क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे मालूम ये चला एन ए जो है यहाँ ऑलरेडी कांस्टेंट, एन ए भी क्या है कांस्टेंट है। अगर ये सब के सब कांस्टेंट है इसका मतलब रो डिपेंडेंट डायरेक्टली जेड हो जाएगा। देखो ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हो गए, मीन्स रो डायरेक्टली जेड हो गया। इफ रो इज डायरेक्टली जेड देन हम अगर हम मैं कहूँ कि अब ये तो फार्मूला बन गया, तो यहाँ से फार्मूला जब इसको हटाते हैं ना तो कांस्टेंट लगता है, तो कांस्टेंट ये आ जाएगा, या इसको हटाएंगे तो रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। ये मतलब रेशियो में क्या कन्वर्ट होता है, रो 1 अपन रो 2 इक्वल टू Z1 अपन Z2। अब देख पहले क्या था BCC था ना, तो ये रो 1 की जगह पर लिखूंगा रो BCC बाय, फिर क्या हो गया बाद में FCC हो गया ना, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रो FCC इक्वल टू ZBCC बाई ZFCC। ओके अब देखो, अब मुझे अगर मालूम चल जाए कि ZBCC क्या है ZFCC क्या है, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा जो ये पूछा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का ये हमको डेंसिटी का रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा देखो, अब इसको निकालने के लिए ZBCC ना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ कि ZBCC कैसे निकलेगा। तो देखो बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ना, तो सबसे पहले ZBCC की बात करूँ तो BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, इस केस में तुम्हारा जो बनता है ना क्यूब, इस क्यूब में कार्नर पे एटम होते हैं, और कार्नर पे एटम होने के साथ साथ कार्नर के साथ साथ तुम्हारा सेंटर में होता है। तो ये कितना पार्टिसिपेट करता है 1/8, इसकी पार्टिसिपेटिंग 1 होती है। तो मैं अगर कहूँ Z बताओ BCC के लिए क्या होगा, तो ये टोटल कितने कार्नर पे हैं 8 ना, तो 8 1/8 प्लस सेंटर पे कितना है 1 ना, 1 कैंसिल आउट मीन्स कितना आ गया 2, यानी ZBCC मुझे कितना मिल गया 2 मिल गया। अब मुझे मालूम चल गया ZBCC 2 बाय, अब ZFCC चाहिए तो इसको मैं हटा रहा हूँ, FCC में थोड़ा चेंज होगा, ZFCC इक्वल टू, तो FCC के लिए बनाना फेस सेंटर्ड, और फेस सेंटर्ड केस में क्या होगा तुम्हारा कि जो फेस सेंटर्ड होता है उसमें कार्नर पे एटम होते हैं, कार्नर पे एटम होने के साथ साथ इसके फेस पे होते हैं, और फेस ऑलरेडी अपन पता है ना 6 होते हैं, तो फेस का पार्टिसिपेटिंग 1/2 होता है, इसका 1/8 होता है, मीन्स टोटल 8 है 1/8 पार्टिसिपेटिंग, प्लस फेस पे टोटल 6 हैं 1/2 पार्टिसिपेटिंग, कैंसिल करो तो कितना आया 1 + 3 मीन्स कितना आ गया 4, यानी ZFCC कितना आ गया 4। अब ये जो ZFCC आया यहाँ पे रखो 4, तो यहाँ रो BCC बाई रो FCC ये कितना आ जाएगा 1/2, यानी रो BCC और रो FCC इसके वैल्यू कितना आ गई 1/2। जो 1/2 वैल्यू आया तुम्हारा, क्यों रो BCC रो FCC मैंने क्यों अपन फाइंड करा, क्योंकि इसमें ये सब कांस्टेंट है ना, इसका मतलब डेंसिटी डिपेंडेंट Z ना, अब Z पे डिपेंड कर रहा था, इसकी आंसर कितना आया 1/2 ना रेशियो। तो देखो इसमें 1/2 कहीं है, ये नहीं है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मीन्स कौन सा, दिस इज ट्रू, 4th ऑप्शन इज ट्रू। राइट डाउन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो अभी तक जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये सब इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे इस बार, जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी जस्ट, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सब पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। इस बार क्या हमेशा जितनी बार एग्जाम्स होंगे सॉलिड स्टेट्स के इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। देखो अभी जो मैं क्वेश्चन बताया ना, उस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने टेम्परेचर से रिलेटेड बताया, ठीक, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप एक बार प्रैक्टिस करके जाना, ठीक। इसको भी आप एक बार प्रैक्टिस करके जाना कैसे क्या होता है। कैलकुलेशन इज मस्ट, चाहे बायो से जो स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स वाले तो बहुत फास्ट करते हैं, बट कोई गारंटी नहीं होता है कि फास्ट करते हैं, ठीक है। बायो वाले भी फास्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। आप सब अगर चाहो तो सब कर सकते हो, लेकिन करोगे तब, मेन तो होता है करना, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। देख यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, अपन बोल रहा है एन एलिमेंट विद डेंसिटी, फर्स्टली यू सी देन यू थिंक देन यू डू, पहले देखो सोचो फिर करो, और उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो फिर सॉल्व करो। क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट विद डेंसिटी 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स लिखेंगे सॉल्व और लिखने बाद लिखेंगे गिवन। अच्छा अपन को गिवन क्या है, डेंसिटी रो इक्वल टू 11.2
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अपन क्या गिवन है, डेंसिटी। अब डेंसिटी मुझे मिल गया 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, फिर क्या बोल रहा है, फॉर्म अ एफसीसी लेटिस। तो अपन बोल दिया कि एफसीसी है ये। तो सबसे पहले जब एफसीसी बोले तो ऑन द स्पॉट आप समझ जाना फेस सेंटर्ड बोला है। और फेस सेंटर्ड के केस में आप सबको पता है कि जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब कार्नर के साथ साथ, कार्नर पे तो होते ही हैं, कार्नर के साथ साथ उसके फेस पर भी होते हैं। तो फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 फेस पे भी होंगे। ओके, अब देख एटम कार्नर पे तो है ही, लेकिन उसके फेस पर भी हैं। अगर एटम फेस पे भी हैं और कार्नर पे भी हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी पार्टिसिपेटिंग 1/8, इसकी पार्टिसिपेटिंग 1/2। तो सबसे पहले यहाँ से हम जेड निकाल देंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 8 1/8 और प्लस 6 1/2, क्योंकि टोटल 6 हैं। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, मीन्स 1 + 3 मीन्स कितना, 4। जेड का मान कितना आ गया, 4। अब देखो हमको इफेक्टिव नंबर ऑफ जेड मिल गया, हमको रो मिल गया। आगे क्या बोल रहा है, एज लेंथ। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन है उसको मैं लिखते जा रहा हूँ और किस तरह आ रहा है वो भी लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसी तरह आप लोग एग्जाम में करोगे, कोई भी क्वेश्चन से हार्ड थोड़े होता है, बस उसको समझ करके उसको लिखना आसान बनाना हमको आना चाहिए, ठीक है, आपको आना चाहिए। अब देख क्या बोला है, विद एज लेंथ ऑफ 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ओके, एज लेंथ अपन क्या बोला था, ए बोला था ना, मीन्स ए का मान कितना दिया है, 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब सुनो, मुझे अपन को क्या क्या मिल गया, अपन को डेंसिटी मिल गई, अपन को जेड मिल गया, अपन को एज लेंथ मिल गया ना। इतना मिलने के बाद आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, करेक्ट कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट गिवन, एन का मान गिवन, देखो एन मिल गया, एन क्या मिल गया बताओ, 6.022 10⁻23 पर मोल, ये मिल गया हमें। कह रहा है कि कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, मीन्स मेरे को एम चाहिए। अब एम कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला अपन वी नो डेट अपन को जानते हैं। क्या मालूम है अपन को पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है जेड इंटू एम बाय ए क्यू एन ए। ओके, अपन को एम चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, तो जेड एम इक्वल टू डेंसिटी इंटू ए क्यू इंटू एन ए। मीन्स इसको इसके साथ ले लिया और इसको इसके साथ ले लिया। एम चाहिए तो जेड को नीचे ट्रांसफर कर दो, तो एम इक्वल टू डेंसिटी इंटू ए क्यू इंटू एन ए बाय जेड मिल गया। ओके, अब सुनो, अपन को ना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना सब कुछ पता है, डेंसिटी पता है, ओके, अपन को ए पता है, अपन को एन ए पता है, अपन को जेड पता है। मीन्स अब क्या करेंगे, एम इक्वल टू डेंसिटी कितना 11.2 ना, इंटू देखो 11.2 इंटू अगर मैं कहूँ आपसे ए कितना पता है, एज लेंथ, तो एज लेंथ 4 10⁻⁸, तो लिखोगे 4 × 10⁻⁸ रेस्ट टू पावर कितना, क्यूब, इंटू एन ए 6.023 10⁻23 डिविजिबल बाय जेड का मान कितना है, 4। देखो इसमें दिया है 4, निकाल चुका हूँ मैं यहाँ। ओके, अब देख इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए m इक्वल टू 11.2 इंटू, पहले इसको लिखो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 4 का क्यूब करो 64 होगा, इंटू 10⁻8 3 24 -24 बाय, देखो 8 3 जा 24। ओके, तो -24 बाय 4। ओके, अब इसको आप काट सकते हो, आराम से आसानी से काट सकते हो। तो कितना हो गया, m इक्वल टू 11.2 इंटू 6.023 इंटू, जब कैंसिल करोगे ना तो 16 आएगा, इंटू अब 23 24 10⁻⁻1। ओके, अब देख जब इसको सॉल्व करोगे ना तो m इक्वल टू, ये -1 है ना, तो इस पॉइंट को अपन क्या कर सकते हैं, इधर ला सकते हैं, यानी 1.12, तो ये पूरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इंटू 6.023 इंटू 16। देखो अपन उसको हटाया ना तो ये पॉइंट इधर आ गया, अब इतना बन गया। अब जब इसको हम मल्टीपल करेंगे ना इस पूरे को, तो मल्टीपल तो करना आता ही होगा, तो इसको जब मल्टीपल करोगे ना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 107.9, डायरेक्ट आएगी 107.9 ग्राम पर मोल। क्योंकि मुझे तो पता है ना, मैं कर चुका हूँ ना, तो मुझे पता है, आप भी उसको सॉल्व करोगे ना तो इतना ही आएगा। ओके, दिस इज ट्रू।
अब उतना तो सॉल्व करना आता होगा, यहाँ से ये तो सॉल्व करना सिखा दिया ना, बस अब आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। लेकिन एक बात सुनो, अगर एग्ज़ाम देने जाते हो ना तो आपका प्रैक्टिस ही आपका हेल्प करेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो हेल्प करने वाला कोई फैक्टर है नहीं। वैसे हम लोग बोल देते हैं कि मैं ऐसे देख लिया तो कर लूँगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सब पढ़ना पड़ेगा। राइट डाउन।